सितंबर 2020 में किसान बिल के पास होने के बाद किसान काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। 2 महीने तक उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन 24 तारीख से किसान दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हो चुके और आज वो दिल्ली के मुहाने पे खड़े हैं। तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि आज किसान अपनी खेती छोड़ के सरकार के सामने आके खड़े होने की कोशिश कर रहा है? तो मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आप पक्ष में हो या विपक्ष में, आप अपना पॉलिटिकल चश्मा उतारिए और हम इस बिल को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस देश के लिए किसान भी ज़रूरी है और सरकार भी ज़रूरी है। तो अगर हम मुद्दे को समझेंगे तो हम असली कारण समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑड। तो आज किसान पंजाब से निकल के दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और वो अपने खाने पीने की सारी चीज़ें अपने साथ लेके आए हैं। मतलब किसानों का ऐसा कहना है कि हम 2 महीने तक के लिए हम रुकने को तैयार हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो खेती का समय है, तो किसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो आज़ादी के बाद भारत में जमींदारी राज खत्म हो गया और जो छोटे छोटे लेबर्स हुआ करते थे, जो खेतों में काम करते थे, उनके नाम पे छोटे छोटे फार्म के लैंड कर दिए गए सरकार ने और किसान वहाँ पे खेती करने लगे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जो ट्रेडर्स होते थे बड़े बड़े, वो जाके किसानों से अपने रेट पे उनका सामान ले लिया करते थे। वो जो भी फसल उगाते थे उनका वो कुछ भी रेट देके वो उनसे फसल ले लिया करते थे, क्योंकि किसान बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय। लेकिन 1960 में भारत बहुत ही कंगाली के दौर पे था और हमारे यहाँ खाने के भी बहुत पैसे नहीं थे और खाने की चीज़ें हमारे भारत में नहीं थी। तो उसी समय भारत सरकार ने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का आंदोलन चालू किया और वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया कि हम किसानों को साथ लेके हम एक हरित क्रांति देश में लाते हैं। तो सरकार ने यहाँ पे किसानों पे ध्यान दिया और एक एपीएमसी बनाई गई। तो इस एपीएमसी का काम ये था कि वो जगह जगह मंडियाँ खोले और यहाँ पे कहा गया कि किसान इन्हीं मंडियों में ही आके सामान बेचेंगे और कोई ट्रेडर्स इन मंडियों के बाहर से किसान से सामान नहीं ले सकता है। और यहीं पे सरकार ने ट्रेडर्स को भी एक जगह दिया, उन्हें लाइसेंस दिया कि वो यहाँ पे आके किसानों से अपने लिए सामान खरीद सकेंगे। तो इससे किसानों को एक ये फायदा हुआ कि एक बड़ी मंडी में बहुत से ट्रेडर्स होते थे, तो किसान अपने बार्गेनिंग करने में संभव रहते थे। तो इस आइडिया में भी एक फ्लॉ था, क्योंकि जब भी किसान आया करते थे मंडियों में, तो वहां पे ट्रेडर्स पहले से बैठ के अपना एक रेट फिक्स कर लेते थे कि मतलब अगर 1800 उन्होंने मान लो बात कर लिया, तो वो कहते थे कि हर ट्रेडर 1800 रुपये ही बोलेगा और उतने में ही हर किसान अपना ये फसल बेच के जाएगा। तो यहाँ पे भी एक फ्लॉ था। तो यहाँ पे सरकार ने एक नया चीज अपॉइंट किया कि हमें यहाँ पे मिनिमम सेलिंग प्राइस बतानी होगी। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा खुद आंकड़ा है कि 40% से भी किसान अपने फसल को लेके मंडियों तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें यह है कि अगर कोई किसान अपना मंडी तक आना चाहता है तो उसे अपना ट्रांसपोर्ट खुद का यूज करना पड़ेगा। तो किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ये सारे लेबर्स के चार्जेस वो दे पाए, तो वो औने पौने रेट पे वो ऐसे ही कहीं कुछ भी बेच दिया करते हैं। तो आपको बता दें कि आज भारत में करीब 7000 मंडियां हैं, लेकिन नेशनल कमेटी ऑफ फार्मर्स का ऐसा कहना है कि अगर हमें मंडी सिस्टम काफी अच्छे से सक्सेसफुल रखना है तो भारत में हर 5 किलोमीटर पे, जहां पे भी फार्मिंग का एरिया है, वहां हर 5 किलोमीटर पे एक मंडी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, किसान अपने आसपास की मंडी में जा सकेगा और उसको उचित कीमत उसकी मिल सकेगी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि किसानों को उनकी चीजों के सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो इससे आप हमेशा देखते होंगे कि भारत में किसान सुसाइड करते जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम ये इस चीज़ों को रोकेंगे और हम इसके खिलाफ एक बिल लेके आ रहे हैं। तो सरकार ने ये जो बिचौलिए होते हैं, जिसे हम अड़ाती भी बोलते हैं, तो इनको हटाने के लिए अपना एक नया बिल लेके आया। तो आइए हम इस बिल को समझते हैं। तो इस बिल में टोटल 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें किसानों को दिक्कत है। तो आइए हम इन चीज़ों को पहले समझते हैं। तो जो बिल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अब कोई भी किसान होगा वो किसी भी स्टेट में या कहीं भी भारत में जाके अपना फसल बेच सकता है। जैसे कि अगर कोई पंजाब का किसान है तो वो बेंगलोर में भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। तो यहाँ पे किसानों को इंटर स्टेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इसी में एक सेकंड पॉइंट ये भी है कि अब जो कि गवर्नमेंट का मंडी चलता था, मतलब वो कुछ मंडियां अभी जो भी 7000 मंडियां भारत में है, तो वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम प्राइवेट मंडियां भी लगा सकते हैं कि मतलब अगर एक प्राइवेट मंडी लग जाए जहाँ पे किसान आके अपना अनाज बेच सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा भी किसान को कीमत मिल सकती है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो जैसे कि मेरी एक कोई कंपनी है आटे की और मैं आटा बेचता हूँ, तो मान लो मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल ऑड आटा, ठीक है। मैं लोगों को जाके आटा बेचता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक जो मैं आटे के लिए मैं गेहूं खरीदूंगा, तो अभी तक मुझे आढ़ाती के पास जाके गेहूं खरीदना होता था।
लेकिन इस बिल की वजह से अब मैं जाकर डायरेक्ट किसान के साथ डीलिंग करके मैं उनसे गेहूं खरीद के और फिर उसको प्रोसेसिंग करके मैं वो आटा मार्केट में बेच सकता हूं अपनी ब्रांडिंग के साथ। तो सुनने में ये बात तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आइए हम इसकी रियलिटी समझते हैं। जैसे कि पिछले साल जो भी गेहूं की कीमत थी, मिनिमम एमएसपी, वो थी 1925 रुपए पर क्विंटल। आपको एमएसपी बता दें, एमएसपी होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, मतलब इसके नीचे आप किसान से नहीं खरीद सकते हैं। तो जो नॉर्मल एक किसान था वो 1925 रुपए का जो मिनिमम एमएसपी था, वो अगर बेचता वो जाके इन आढ़तियों को, तो वो उसको 1800 साढ़े 1800 देते। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो 1900, 2000, 2500 ऐसे तक भी दे सकती हैं किसानों को। तो ये तो बहुत ही फायदे वाली बात है किसानों के लिए। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों को खरीदने के लिए कोई एमएसपी निर्धारित नहीं होगी। जैसे कि ये जो 1925 रुपए जो मिनिमम एमएसपी सेट की थी सरकार ने, वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के साथ रेलिवेंट नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा में भी खरीद सकते हैं और इससे कम में भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक डाटा समझते हैं कि भारत में जो 80% किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, तो मतलब ज्यादातर किसान वो गरीब हैं, वो छोटे किसान हैं। और यहाँ पे खरीदने वाली अब जो कंपनी है, जैसे कि डिजिटल लॉट आटा कंपनी अगर खरीद रही है उसे, तो वो तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। तो अगर वो किसानों के पास जाएगी और कहेगी कि मैं 1600 रुपए दूंगा, और यहाँ पे मंडी भी अगर बंद हो चुकी होगी, सरकारी मंडी, तो वहां पे भी किसानों के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसानों को 1600 में बेचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है कि एक बड़े आदमी के सामने एक छोटा किसान नहीं टिक पाएगा, उसे 1600 में ही बेचना पड़ेगा 1900 रुपए की चीज। और यहाँ पे किसानों को ये भी डर है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जो मंडीज हैं गवर्नमेंट की, ये इन्हें भी बंद करा देंगी आने वाले समय में, और उनको मिनिमम सेलिंग जो प्राइस है वो भी नहीं मिल पाएगा, और फिर उन्हें ये प्राइवेट कंपनियों को किसी भी रेट पे बेचना पड़ेगा अपना अनाज। तो इस बिल में गवर्नमेंट एक बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग ये कर रही है कि अब किसान पूरे देश में जाके अपना अनाज बेच सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉ हमेशा से था। किसान को हमेशा से आजादी थी कि वो पूरे भारत में कहीं भी जाके बेच सकता है अपना अनाज। तो ये गवर्नमेंट ये जो मार्केटिंग कर रही है ये बहुत पहले से है। बस यहाँ पे एक ये नियम था पहले कि जो ट्रेडर्स होते थे, जो भी यहाँ पे अड़ाती होते थे, वो अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह पे वो नहीं जा सकते, वो दूसरे स्टेट में जाके किसानों से सामान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अब ये भी रेस्ट्रिक्शन हट गया है। अब जो ट्रेडर्स हैं, कोई भी कंपनी है, वो देश में कहीं भी जाके किसी भी किसान से अनाज खरीद सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात यह है कि कोई भी किसान यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहाँ ले जा पाता है, वो तो अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक में अपना अनाज ले जाके नहीं बेच पाता है, क्योंकि जो ज्यादातर इंडिया में किसान है वो गरीब हैं और वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं। तो किसान औने बौने रोड पे ही अपना जो भी आसपास की मंडी हुई या कोई बिचौलिया आया उसी को ये बेच देते हैं। तो इस बिल में अगला पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पे किसानों को एक और सरकार फायदा देने की कोशिश की है, वो ये है कि जैसे हम फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं डिजिटल लॉट कंपनी का। तो डिजिटल लॉट एक आटा की कंपनी है, उसने एक किसान से उसके फसल बोने से पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपसे 2000 रुपए में पर क्विंटल में मैं आपसे अनाज खरीदूंगा। तो अगर डिजिटल लॉट कंपनी किसी किसान से पहले ही एग्रीमेंट कर लेती है फसल उगने से पहले कि मैं आपसे 2000 रुपए या किसी रेट में मैं आपसे ये पूरी फसल खरीदूंगा, तो यहाँ पे किसानों को एक ये फायदा हो सकता है कि मान लो कभी अगर बम्पर फार्मिंग हो गई, तो बम्पर सेलिंग ये होती है कि अगर किसी साल मान लो बहुत ज्यादा अनाज हो गया तो उस साल अनाज की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। तो अगर किसान ने पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा है तो वो ज्यादा कीमत पे यहाँ पे बेच सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ये एग्जांपल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको किसानों का डर भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप अभी ये देख रहे होंगे कि जियो मार्ट पूरे इंडिया में जो रिटेल मार्केट है वहां पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपको भी जो भी नियमित दाल, आटा, चावल, शक्कर चाहिए होता है वो जियो मार्ट ही डिलीवर करेगा। और इस तरह से और भी कंपनियां इंडिया में आती जा रही है, जैसे कि अभी जियो मार्ट ने बिग बाजार को अभी एक्वायर किया, और इस तरह से जो बाकी अमेजॉन है और भी कंपनियां इंडिया के रिटेल मार्केट में उतरने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ये जो जाइंट कंपनियां हैं इनका एक सीरियस सा फंडा है। जैसे कि अगर हम पिछले एक एग्जांपल से समझें, जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो का इंटरनेट, तो उस समय जियो ने इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही कम रेट में कर दिया था। तो वहां पे ये था कि उन्हें आदत दिलानी थी पूरे भारत को, और जब पूरे भारत ने आदत पकड़ ली तो ये जो 149 रुपए का आपका डेटा प्लान था ये सारी कंपनियों ने उठा के 199 रुपए कर दिया। आज की डेट में आपको 149 रुपए वाला वो जो प्लान था वो पूरा तरह से चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम भी हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें इंटरनेट यूज करना ही करना है, तो हम 199 का भी प्लान आज ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हम आज से 5 साल पहले हम अगर 100 रुपए का अगर इंटरनेट और डेटा कनेक्शन भरवाते थे तो हम 5 बार सोचते थे, लेकिन आज के रेट में हम हर महीने कम से कम 200 रुपए का 199 वाला प्लान हम जरूर भराते हैं। तो अगर हम इसी को सीधे किसानों से लिंक करते हैं, यहां तक तो सिर्फ डेटा था, डेटा के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन जो किसानों का जो एमएसपी है और जो कीमत है उनके सब्जियों और फलों की, तो वो तो एक उनकी जिंदगी का पूरा बहुत बड़ा सोर्स है। तो यहाँ पे किसानों को ये डर है कि ये जो कंपनियां हैं ये कुछ साल तक इन्हें बहुत अच्छी कीमत देंगी। जैसे कि अगर एमएसपी गवर्नमेंट ने 1900 रुपए सेट किया तो ये हो सकता है 2200 रुपए 2300 रुपए ये दे सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनको हर जगह अपना मार्केट बनाना है। इससे कुछ ऐसा होगा कि ज्यादातर जो किसान होंगे वो इन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो ज्यादा पैसे के लिए वो इन्हीं को जाके सेल करने लगेंगे। और कुछ टाइम बाद जब गवर्नमेंट को भी अपने मंडी से कुछ नहीं मिल रहा होगा तो गवर्नमेंट अपनी मंडी बंद कर देगी, क्योंकि मंडी को भी चलाने में कुछ रेगुलेशन कॉस्ट आता है। और जब मंडी बंद हो जाएगी तब ये अपने ही रेट पे उन किसानों से ये अपना सब्जियां और सारा सामान इनसे लेंगे, क्योंकि उस समय किसानों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। हम हर बड़ी कंपनी को समझे तो बड़ी कंपनी हमेशा ऐसे ही करते आई हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है कि क्योंकि देश की आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है वो हमारी आज भी फार्मिंग पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वही उनका रोजी रोटी है। इसलिए आज किसान ये सड़कों पे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ऐसा कहा कि हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, लेकिन ये एमएसपी सिर्फ मंडी के लिए है, और अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन लेके जाता है तो उसको मंडी का जो रेट है वो नहीं देना पड़ेगा, वो अपने रेट पे ले सकता है, तो वहां पे एमएसपी लागू नहीं होती है। तो किसान यही चाहते हैं कि हम जो प्राइवेट लोगों को भी बेचें तो वहां पे भी एक न्यूनतम मूल्य जरूर हो, मतलब उसके नीचे हमसे कोई भी रेट पे ना कोई भी सामान खरीद सके। जो बिल का जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है वो है होर्डिंग। तो पहले ऐसा होता था कि ये जो आढ़ाती होते थे ये ज्यादा से ज्यादा अनाज लेके स्टोर कर लिया करते थे, और जब अनाज की कीमत ज्यादा बढ़ गई तब ये उसे निकाल के महंगी कीमतों पे बेचा करते थे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट लेके आई, तो उसमें यह था कि कोई भी पर्सन एक फिक्स क्वांटिटी से ज्यादा अपने पास अनाज स्टोर करके नहीं रख सकता है, और नहीं तो वो जेल जाएगा। लेकिन इस बिल में सरकार ने यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों को यह भी छूट दिया कि आप कितना भी अनाज स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सरकार ने जो जमाखोरी अलाउ किया है प्राइवेट कंपनियों को, उससे किसानों को बहुत बड़ा एक झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि जो कंपनियां हैं ये एक साल बहुत सारा अनाज खरीद लेंगी और अगले साल इनके पास जमा सामान रहेगा, तो ये अगले साल किसानों से कहेंगे कि हमारे पास तो हमारे काम का स्टॉक है पूरी तरह से, तो हम ये जो मान लो अगर 1900 रुपए उस साल का अगर प्राइस है तो वो सीधे कहेंगे कि हम तुम्हें 1400 रुपए देंगे, ले देना है तो दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि हमारा तो स्टॉक भरा है। तो यहाँ पे किसानों को, क्योंकि जीवन तो चलाना है, तो किसानों को 1400 रुपए में भी बेचना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये होर्डिंग वाला जो कानून लाया है ये पूरी तरह से गलत है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे किसान पूरी तरह से फंस के रह जाएंगे, क्योंकि वो ना इधर ही के होंगे ना उधर ही के होंगे। उनको अगर 1400 रुपए या 1200 रुपए भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी बोलेगी तो उन्हें बेचना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास अनाज भरा ही हुआ है और उनको बेचना तो है ही अनाज, क्योंकि उनका घर कैसे चलेगा पूरे साल। तो वो किसी भी कीमत पे अपना अनाज बेचने को फिर तैयार ही हो जाएंगे। आप अगर ये तीनों बिल को देखेंगे तो ये एकदम प्राइवेट कंपनियों को नजर में रख के पूरी तरह से ये बिल बनाया गया है। जैसे कि मैंने जियो का एग्जांपल दिया होगा, आप इशारा समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे किसानों की ये डिमांड है कि आपने ये जो तीनों बिल बनाए हैं इसमें आपको किसान के लिए आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा मांग एक ये है कि जो ये जो मिनिमम एमएसपी है, न्यूनतम मूल्य है, वो प्राइवेट कंपनियों के साथ भी जारी रहे। मतलब कोई भी अगर किसान अगर अपना प्राइवेट कंपनी को भी अपना अगर अनाज बेचता है तो वहां पे भी उसे न्यूनतम मूल्य तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो अगला जो किसानों की डिमांड है वो ये चाहते हैं कि ये जो सरकार है वो एमएसपी को और स्ट्रेंथन करे, कि किसान ये चाहते हैं कि जो उनको न्यूनतम मूल्य मिलता है उसको एक उनका बेसिक लॉ और एक राइट बनाया जाए। मतलब ऐसा सरकार का भी सर्वे ये कहता है कि जो इंडिया में जो न्यूनतम मूल्य है उसका फायदा सिर्फ 6% किसान ही उठा पाते हैं, क्योंकि ये जो सरकार होती है ये न्यूनतम मूल्य करीब 22 से 23 तरह के क्रॉप्स पे सेट करती है, लेकिन सरकार तो उसमें सिर्फ 2 ही 4 तरीके के क्रॉप खरीदती है, जो कि जैसे कि हुआ शक्कर हुआ या आपका गेहूं हुआ या आपका चावल हुआ। तो इन्हीं 3 ही 4 तरह की चीजों को या पॉलिटिकल दबाव की वजह से 4-5 चीजों को खरीदती है, लेकिन बाकी चीजों को उन्हें औने पौने दाम पे ही बेचना पड़ता है। तो किसान ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक फिक्स ये नियम हो कि हम एमएसपी के नीचे हमसे कोई ना खरीदें। और वहीं किसानों का यह भी मानना है कि आप यहाँ पे मंडियों को मत कमजोर करिए, आप यहाँ पे मंडियों को मजबूत करिए। और यहाँ पे सरकार को एक चीज और समझना होगा, अगर सरकार ने मंडियों को कमजोर कर दिया
तो आप ये देखेंगे कि हर मंडी से स्टेट गवर्नमेंट भी कमाती है। जैसे कि कोई भी खरीद और बिक्री होती है तो उसमें 2-3% जो टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो अगर यहाँ पे मंडियां कमजोर हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आने वाला रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, इन जो 7,000 पूरे देश में जो गवर्नमेंट की मंडियां हैं, इसमें बहुत से लेबर होते हैं और यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वाले लोग होते हैं। लेबर वो जो कि अनाज वगैरह लाद के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, और ट्रॉली वाले होते हैं। तो यहाँ पे लाखों ऐसे लोग हैं जिनका भी घर इन्हीं इकोसिस्टम से चलता है। तो अगर सरकार ने ये मंडी सिस्टम बंद कर दिया तो यहाँ पे जो लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इन चीजों से अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो अपना जिंदगी कैसे आगे बिताएंगे, जो छोटे मोटे जो लेबर्स हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये भी इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम यहाँ पे मंडियों में बैठने वाले जो बिचौलिए होते हैं हम इनको भी हटा देंगे। तो ये करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि जो अड़ाती और ये जो बिचौलिए होते हैं ये सरकारी मंडियों में जाके बैठते हैं। जब प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी तो ये वहां पे भी जाके बैठेंगे। और जैसे कि अगर मुझे अनाज खरीदना है या कोई बड़ी कंपनी है उसे अनाज खरीदना है, वो यहां से अगर पंजाब जाती है, कोई दिल्ली की कंपनी अगर पंजाब जाती है अपना अनाज खरीदने, तो वो जाके अड़ाती को ही कांटेक्ट करेगी, वो किसानों से तो नहीं मिलेगी जगह जगह जाके। तो यहाँ पे बिचौलिए खत्म नहीं है। तो यहाँ पे सरकार को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इन चीजों का प्राइवेटाइजेशन ना करे। जैसे कि सरकार ने बाकी चीजों में प्राइवेटाइजेशन किया, लेकिन यहाँ पे लोगों की जिंदगी का सवाल है, इसको सरकार को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हम ये मंडीज को ही अपने और इंप्रूव करें, ना कि हम इसे प्राइवेट हाथों में जाने दें। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 50% से ज्यादा आबादियों की जिंदगी जुड़ी है, तो इसको गवर्नमेंट को अपने निगरानी में रखना चाहिए, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। और अगर सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन भी करना चाहती है तो वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की निगरानी में हो। तो अगर हम इसके फायदे और नुकसान अगर हम दूसरे देशों से भी समझें, तो यूएसए, फ्रांस और यूरोप जैसे देशों ने इन चीजों को लागू किया था, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में ऐसा इफेक्ट हुआ कि वहां पे ज्यादा फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। और वहां पे पूरी तरह से ये इनका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने पूरा अपना कंट्रोल बना लिया है। तो अगर भारत भी यही चीजें करता है तो यहाँ भारत के हाथों से चीजें निकल सकती हैं। तो अगर हम एट लास्ट समझे कि भारत के जो किसान हैं ये पुअर क्यों है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि भारत में जो भी सब्जियां या फल या फिर फसल उगाते हैं किसान, तो यहाँ पे उसकी कीमत वो नहीं तय करते हैं, ये बात सामने वाला इंसान तय करता है जो उसे खरीदता है। यही सबसे बड़ा भारत में जो किसानों के जो मरने का और यहाँ पे परेशान होने का जो रेट है इन प्रोटेस्ट का, वो यही है। तो सरकार को इसी एक पेन पॉइंट को समझना होगा और इसी से हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं अपनी तरफ से एक सोल्यूशन देना चाहता हूं कि भारत में निंजा कार्ड जैसी कंपनियों को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। आप अगर निंजा कार्ड का अगर मॉडल आप बिजनेस का देखें तो वहां पे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कंपनी 7-8 शहरों में अभी है और इससे ये किसानों को डायरेक्ट रिटेलर से जोड़ती है। तो यहाँ पे अगर सरकार कुछ इस तरह के स्टार्टअप्स पे ध्यान दे और इस तरह की कुछ चीजें गवर्नमेंट करने लगे, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर हो सकता है और किसानों को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किसान बिल को समझ सकें, और आप अपनी राय नीचे कमेंट ऑप्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।